चैरिटेबल ट्रस्ट में इस साल इस चैप्टर में बहुत वाइटल अमेंडमेंट्स है। ज़्यादा अमेंडमेंट तो नहीं है लेकिन वाइटल अमेंडमेंट्स है। एक एक करके सुनिए। पहला अमेंडमेंट है इन रिलेशन टू कॉर्पस डोनेशन। आप सबको पता है कि कॉर्पस डोनेशन टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रस्ट। यानी ट्रस्ट को एक नॉर्मल डोनेशन मिलता है तो वो ट्रस्ट की इनकम है, लेकिन यदि ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिलता है तो वो ट्रस्ट की इनकम नहीं है। इस रिगार्ड में एक नई बात ये आई कि हमारी सरकार अब ये बोल रही है कि कॉर्पस डोनेशन विल बी एग्जेम्प्ट only if the amount is trapped in 11(5) specified investment, and if the amount of corpus donation is not invested in 11(5) investment, in that case you will not be eligible for exemptions. So finally, corpus donation shall be exempt only if amount invested in 11(5) specified investment. स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। यदि आपने स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं रखा तो आपका कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट भी नहीं होगा। ये बात एकदम क्लियर। अब इश्यू ये आ रहा है कि कॉर्पस डोनेशन को 11(5) में रखने की ये जो प्रोविजंस डाली गई है क्या है। सपोज हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट चल रही है और हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट को एक कॉर्पस डोनेशन मिला है 50 लाख का, ऑन अ कंडीशन दैट द अमाउंट नीड टू बी इन्वेस्टेड फॉर कैंसर पेशेंट मशीनरी या फॉर मशीनरी फॉर कैंसर रेडिएशन। तो हमने वो पैसे लेके कैंसर रेडिएशन की मशीन खरीद ली। So they are saying no, you will not be eligible for exemptions. First you need to invest the amount in the 11(5) specified investment, then you can invest for some other purposes. यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मुझे कॉर्पस डोनेशन मिला पहले मैं उसे 11(5) में रखूं, फिर 11(5) से विड्रॉ करके फिर मैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मशीनरी लाऊं। मतलब मुझे वाया 11(5) जाना पड़ेगा। इज इट द इंटेंशन ऑफ द लॉ? देयर इज अ डिलेमा। लॉ नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन। फिर एक और आश्चर्य की बात है कि स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में तो कोई भी शेड्यूल्ड बैंक के डिपॉजिट्स आते हैं, भले वो सेविंग डिपॉजिट ही क्यों ना हो। इसका मतलब यदि मेरा पैसा सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है किसी शेड्यूल्ड बैंक के या किसी पोस्ट ऑफिस बैंक के, तो ये भी माना जाएगा क्या स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। तब तो मेरी चैरिटेबल ट्रस्ट को यदि कोई डोनेशन मिलता है वाया चेक और वो चेक मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है, तब तो पैसा अपने आप ही ऑटो इन्वेस्ट हो गया 11(5) में और उसके बाद वहाँ से मैं खरीद लूँ। तो यहाँ पे लॉ का इंटेंशन भी कम क्लियर है और यहाँ पे लॉ का प्रोसीजर भी कम क्लियर है। नॉर्मली ऐसा होता है कि इंटेंशन क्लियर रहता है, प्रोसीजर क्लियर नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है प्रोसीजर क्लियर हो जाता है, इंटेंशन क्लियर नहीं होता। परंतु इस पर्टिकुलर वेरिएशंस में अमेंडमेंट में ना तो प्रोसीजर क्लियर है और ना ही इंटेंशन। एनी हाउ आपके एग्जाम्स में बस इतना वाइटल है जो कि रियल में वाइटल है कि अमाउंट रिसीव्ड एज कॉर्पस डोनेशन बट नॉट इन्वेस्टेड इन 11(5). Answer is it is taxable income. And amount received as corpus donation and invested in specified investment, answer is this is exempt. I hope this part is clear. Corpus charitable trust में इसके बाद एक और इन्होंने बहुत ही स्ट्रेंज अमेंडमेंट लाया है। नॉर्मली देखो क्या होता है कि यदि हमारा किसी एक साल में सरप्लस एप्लीकेशन हो जाता है, वी ऑल नो कि कॉर्पस ट्रस्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट में एग्जेम्पशंस तभी मिलता है जब आप अपनी इनकम का 85% स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई करो, अपने ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई करो।
लेकिन यदि इस साल किसी कारण से यदि मेरा एचसेज इन्वेस्टमेंट हो जाता है, यानी मैं एप्लीकेशन ज़्यादा कर देता हूँ, तो पहले नियम ये था कि यदि इस साल का आपका एचसेज एप्लीकेशन हुआ है तो एचसेज एप्लीकेशन अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यानी सपोज इस साल मेरा इनकम है 100 लाख, तो मुझे अप्लाई करना है 85 लाख, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया है 110 लाख, एक्चुअली अप्लाइड। तो लॉ बोलता है कोई बात नहीं है, इस साल की आपकी इनकम हो रही नील, क्योंकि 100 लाख में से फ्री एक्यूमुलेशन आपको अलाउड है 15 लाख, और 85 लाख आपने अप्लाई कर दिया तो फाइनली 0। अब आपका जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, ये जो आपका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 25 नहीं माना जाएगा, 25 नहीं माना जाएगा, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 10 माना जाएगा। ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 10 जो है ना, ये नॉर्मली अगले साल के एप्लीकेशन में काउंट हो जाता है। तो सपोज अगले साल मेरी इनकम है 200, 30 फ्री एक्यूमुलेशन, और मैंने 160 ही अप्लाई किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एप्लीकेशन लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड होता था और इस साल की भी इनकम 0 आ जाती। लेकिन अब ये ब्रॉड फॉरवर्ड डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा, मतलब इस साल का एक्सेस एप्लीकेशन अगले साल की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि अब लोग क्या करेंगे, यदि मेरी इस साल की इनकम 100 लाख है तो हम लोग सिर्फ 85 लाख ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि भूल से हमने ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो उसका हमें न इस साल न फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है। देन वी विल नॉट इन्वेस्ट मोर, देन वी विल नॉट अप्लाई मोर। इफ़ यू आर गेटिंग 100 लाख इनकम, यू विल अप्लाई ओनली 85 लाख। बाद में कोई चैरिटेबल कॉज आ भी गया तब भी आप अपने आप को रोक लेंगे कि ना, इस साल का कोटा हो जाए, अब अपने अगले साल ही अप्लाई करेंगे। कोई बेचारा नीडी आ भी गया तो हम लोग बोलेंगे भैया इस साल का हमारा कोटा हो जाए, अब अगले साल आना, अगले साल हम आपको मदद करेंगे, क्योंकि 85 लाख से ज़्यादा अप्लाई करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो इस साल ना अगले साल। तो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंजफुल कि क्यों इसे हटाया गया, परंतु दिस इज़ द फैक्ट कि ये अमेंडमेंट आ गया है कि इस साल का एक्सेस एप्लीकेशन अगले साल की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट का ताना बाना सेक्शन 1023C के साथ है। आपको पता है चैरिटेबल ट्रस्ट 1023C, 1046, ये सब एक जैसे सेक्शन है। चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब आप चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हो, और चैरिटेबल ट्रस्ट अपने आप को 1023C में भी रजिस्टर करा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, इस तरह के बेनिफिट्स भी 1023C में ले सकता है, या 1046 में भी वो बेनिफिट ले सकता है। तो इस साल एक लॉ ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट 1023C या 1046 में बेनिफिट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराती है, तो जैसे ही वो 1023C या 1046 में अप्लाई करती है, इमीडिएटली जैसे उनका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, इमीडिएटली आपका 12AB का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, नॉर्मली चैरिटेबल ट्रस्ट क्या कर रही है कि ये बेनिफिट ले रही है यहाँ पे सेक्शन 11 का, उधर 1023 से में भी इनका हाथ है, और उधर 1046 में भी ये बेनिफिट ले रही है। मतलब तीनों सेक्शंस में किसी भी सेक्शन से उनको बेनिफिट मिल जाए, ये उनका भी अरेंजमेंट है। अब लॉ बोल रहा है कि यदि कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो सेक्शन 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है, यदि वो 1023C या 1046 में रजिस्ट्रेशन कराती है, तो उसका ये रजिस्ट्रेशन ऑटो हट जाएगा। वंस यू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C और 1046, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन ऑटो हट जाएगा। तो भैया देख लो,
आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सेक्शन 12AB और सेक्शन 1023C आर नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि यदि आपने इस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और इस सेक्शन में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो ये सेक्शन अपने आप ही आपको अनरजिस्टर्ड कर देगा। ओके, तो मतलब सिंपल सी बात है कि अब से 1/4/21 से आप यदि इस सेक्शन में रजिस्टर्ड हो तो इस सेक्शन में मत जाओ, जाएंगे तो ये उड़ जाएगा। और एक प्रोविजन है कि जो पहले से ही इधर और इधर दोनों में रजिस्टर्ड है उनका क्या होगा। तो जो पहले ही इधर और इधर दोनों में रजिस्टर्ड है, ये सेक्शन 11(7) है जो ये सब बातें कर रहा है, और 11(7) आया है 1421 से। तो ये बोल रहे हैं 1421 से जिस डेट से इस सेक्शन का जन्म हुआ उस डेट से यदि आप दोनों में रजिस्टर्ड है तो ये रजिस्ट्रेशन कायम है, ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और यदि आपको लगता है नहीं मुझे ये रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, मुझे ये रजिस्ट्रेशन चाहिए, मुझे चैरिटेबल ट्रस्ट का बेनिफिट चाहिए, 1023C का बेनिफिट नहीं चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे अपने आप को डी रजिस्टर कराइए और यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए। यानी आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये रजिस्ट्रेशन उड़ जाएगा। अब आपको लगता है नहीं मुझे तो चैरिटेबल ट्रस्ट का ही रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए, तो ये रजिस्ट्रेशन जो पहले था ये रजिस्ट्रेशन अब उड़ जाएगा। मतलब पहले सेक्शन 12AB या 12AA का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, लेकिन यदि आपको रजिस्ट्रेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में चाहिए तो ऐसे भी अभी तो आपको 1421 के बाद तो सारी चैरिटेबल ट्रस्ट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना ही है। तो आप इसलिए फ्रेश अप्लाई जैसे ही करेंगे वैसे ही आपका 1023C उड़ जाएगा। यानी 1023C और 1046 ये दोनों एक साथ नहीं होते, ये दोनों अतले अतले होते हैं। या तो ये टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। यदि दोनों में से कोई भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और यहां पे भी मजे लेना चाहती है तो अब वो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसका रजिस्ट्रेशन उड़ जाएगा। पहले से यदि आप दोनों में रजिस्टर्ड हो तो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे आप इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप 12AA और 1023C का बेनिफिट, इस रजिस्ट्रेशन और इस रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट एक साथ नहीं ले सकते। आई होप योर पार्ट क्लियर। चैरिटेबल ट्रस्ट में आपको 85% इनकम अप्लाई करनी पड़ती है। प्रश्न आ रहा है कि यदि आपने कॉर्पस इन डोनेशन से जो पैसे आए हैं वो यदि आपने अप्लाई किए हैं तो शैल इट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। इफ द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉर्पस डोनेशन इज इन्वेस्टेड समवेयर फॉर द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, शैल इट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन? So law made a clarification in this regard that if the amount of corpus donation you invested somewhere, then it will not be treated as application right now. But whenever the amount redeposited in 11(5) specified investment, when the amount reinvested in 11(5) specified investment, then amount earlier applied shall be treated as application. मुझे लगता है कोई खास समझ में तो नहीं आया क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझने लायक चीज है। सपोज प्रीवियस ईयर 21-22 on 7 July you received corpus donation, okay, and kept in 11(5). Since you kept in 11(5), so this is not treated as income. Not treated as income.
On 9/9/22, you withdrew 22-23. You withdrawn from specified investment, withdrawn amount of corpus donation from specified investment, you withdrawn amount of corpus donation from specified investment and applied for its object. ट्रस्ट ने पैसे निकाल के अपने ऑब्जेक्ट में लगा दिए, तो दिस ईयर नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन. आज आपने कॉर्पस पे पैसे इन्वेस्ट किए, अप्लाई किए हैं, परंतु ये एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा. इन 23 अमाउंट रखते हैं, सपोज ये 50 लाख है, सपोज ये 40 लाख, तो 40 लाख नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन. In 23-24, on 7/7/24, amount of 20 lakh reinvested, 22 lakh कर देता, amount of 22 lakh reinvested in 11/5 investment. यानी आपने अपने इस साल अपने इनकम में से 22 लाख रुपए वापस से 11/5 में रख दिए, तो नाउ दिस 22 लाख ट्रीटेड एज एप्लीकेशन. ये माना जाएगा कि ये जो 40 लाख आपने उस साल अप्लाई किए थे, 22-23 में अप्लाई किए थे, ये माना जाएगा कि 23-24 में से उसमें से 22 लाख अब अप्लाई हो गया. अब बोलने की बात नहीं है, 24-25 में वापस से अमाउंट ऑफ 18 लाख इन्वेस्टेड इन 11/5, तो ये जो पैसे आपने इस साल अप्लाई किए थे ना, वो इस साल की एप्लीकेशन मानी जाएगी. 18 लाख एप्लीकेशन माना जाएगा. अब मैं वापस से अपना वो थ्योरी वाला पार्ट बोलूं कि कॉर्पस डोनेशन से जो पैसे आए, यदि आप उसे अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हो, तो जिस ईयर में आपने उसे अप्लाई किया उस ईयर में वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा. यू अप्लाइड द मनी ऑफ कॉर्पस डोनेशन बट इट इज नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन. ठीक है. हाउएवर लेटर व्हेनेवर the amount is reinvested in 11/5, since corpus का पैसा 11/5 में पड़ा था, वहां से विड्रॉ करके आपने अप्लाई कर दिया. अब जब कभी भी पैसा आप 11/5 में वापस डालोगे, then it will be treated as application. It is treated as application. I hope your part clear. चैरिटेबल ट्रस्ट में पहले ऐसे था कि मनी मस्ट बी अप्लाइड, 85% इनकम मस्ट बी अप्लाइड. अब यदि अप्लाई करने के लिए आपके पास लिक्विडिटी शॉर्ट पड़ गई और आपने बोरो करके पैसे अप्लाई कर दिए, तो इसको लेके लॉ में कोई क्लैरिटी नहीं थी. इस साल इसमें एक बहुत ही रिक्वायर्ड क्लैरिटी दे दिया गया. अच्छा बुरा आप समझिए कि यदि चैरिटेबल ट्रस्ट लोन लेके अप्लाई करता है पैसा, इफ द अमाउंट इज बोरोड एंड अप्लाइड, then it will not be treated as application of the year in which the amount is applied. Then it will not be treated as application in the year in which amount is applied. Rather, it shall be treated as application in the year when the loan is repaid. तो जिस ईयर में आपने लोन लेके पैसे अप्लाई किए उस साल का वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, वो उस साल का एप्लीकेशन माना जाएगा जिस ईयर में आप उस लोन को रीपे करेंगे. एग्जाम्पल से समझिए. सपोज 9/9/21 our charitable trust borrowed rupees 50 lakh and applied.
for its object. So in the year 21-22, in year 21-22, it is not treated as application. क्योंकि आपने इनकम का अप्लाई किया, आपने तो लोन अमाउंट अप्लाई किया है. It is not treated as application. Whereas, suppose next year 7/7/22, charitable trust repaid loan of 30 lakh. Then, in the year 22-23, 30 lakh treated as application. जब आप लोन चुकाएंगे ना, तब वो आपका एप्लीकेशन माना जाएगा. यानी जिस लोन को लेते आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए पैसे अप्लाई किए थे, उस लोन को जब आप रीपे करेंगे तब वो आपका एप्लीकेशन माना जाएगा. आई होप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर. ठीक है ना. एग्जाम्पल्स भी आप नोट करते जाना. एग्जाम्पल्स आपको इस टाइम मेरे एजुकेशन कंटेंट में नहीं मिलेगा. चैरिटेबल ट्रस्ट में यदि एक चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरी चैरिटेबल ट्रस्ट को अमाउंट डोनेट करे, तो दिस इज ट्रीटेड एज एप्लीकेशन. दिस इज ट्रीटेड एज एप्लीकेशन. लेकिन सपोज एक चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरी चैरिटेबल ट्रस्ट को अमाउंट डोनेट करे विथ ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, with a specific direction that amount to form part of corpus, amount to form part of corpus, then this corpus donation will not be treated as application for the donor. It is not treated as application for the donor. ये डोनर के लिए एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा. क्योंकि भैया यहाँ पे इनकम नहीं मानी जा रही, तो यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे माना जाएगा. इसी सीरीज में एक और क्लैरिफिकेशन आ गया. यदि चैरिटेबल ट्रस्ट ऊपर वाले प्रोविजन एज इट इज किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स एसेट्रा या फंड एसेट्रा को डोनेशन देता है विथ ए स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इटसेल्फ फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस, एंड सच फंड, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एसेट्रा आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C, then it will not be treated as application. तो एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करे, या एक ट्रस्ट किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या फंड जो 1023C में रजिस्टर्ड है उनको डोनेट करे विथ ए स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट द अमाउंट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस, तो फिर वो डोनर के लिए एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा. ठीक है. छोटी छोटी बातें एग्जाम में बहुत वाइटल है, ध्यान रखना आप. 1023C 3AD एंड 1023C 3AE, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो सेक्शंस है हमारे, जो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कवर करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ को कवर करते हैं. और ये पर्टिकुलर सेक्शन हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन को कवर करता है और हॉस्पिटल को कवर करता है. तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, इनकी पूरी की पूरी इनकम सेक्शन 1023C 3AD एंड 3AE में एग्जम्प्ट है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि इनकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो. सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़.
1 CR। इस साल ये 1 CR का अमाउंट हटा के 5 CR कर दिया गया, बिग अमेंडमेंट और वेलकम अमेंडमेंट। 1 करोड़ रुपये बहुत पहले से मेंशन था, अब 1 करोड़ था तो इतना तो प्राइस वैल्यू ऑफ मनी 5 करोड़ से ज़्यादा रहता है। तो एनी हाउ कोई भी चैरिटेबल, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल जो 1023C में रजिस्टर्ड है, उन्हें एग्जाम्पशंस तभी मिलता है जब उनकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ के अंदर है। और इसी रिगार्ड में एक छोटी सी बात और आ गई जो कि बहुत वाइटल है कि यदि एक ही पर्सन की कई सारी कॉलेजेस है, कई सारी यूनिवर्सिटीज है, कई सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, कई सारे हॉस्पिटल्स है, तो फिर जो 5 करोड़ की लिमिट है वो पर यूनिवर्सिटी, पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पर हॉस्पिटल्स एंड पर मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो इन एग्रीगेट है। तो यदि एक पर्सन की एक हॉस्पिटल चल रही है और एक कॉलेज चल रही है, तो ये जो लिमिट है 5 करोड़ की, ये दोनों को मिला के काउंट की जाएगी कि हॉस्पिटल की ग्रॉस रिसीट और एजुकेशन कॉलेज की ग्रॉस रिसीट दोनों मिला के 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज हॉस्पिटल की रिसीट है 4 करोड़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रिसीट है 2 करोड़, तो दोनों मिला के 6 करोड़ हो गया, तो फिर इस पर्सन को 1023C में बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड इट विल बी टैक्सेबल। तो 5 करोड़ पर कॉलेज, पर यूनिवर्सिटी, पर हॉस्पिटल्स नहीं, 5 करोड़ पर पर्सन। तो यदि आपको अपनी एक कॉलेज भी बनानी है, एक हॉस्पिटल भी बनानी है, तो आपको 2 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए और दोनों का 1023C में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ट्रस्ट या 80G5, आप किसी को भी इसका अमेंडमेंट बोलिए, ये अमेंडमेंट दोनों जगह फिट बैठता है। मैं इसको ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। ट्रस्ट में आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना जरूरी है। यदि आपकी ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका जो सेक्शन 11, 12 का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। जो 85% इनकम अप्लाई करने पे पूरी इनकम एग्जैम्प्ट हो जाती है, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मोदी सरकार ने कुछ ऐसी ट्रस्ट को ट्रेस आउट करने के लिए जो मैल एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, पूरे ट्रस्ट में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। यानी करे कोई और भरे कोई और। कुछ बदमाश ट्रस्ट के नाम के, कुछ बदमाश लोग ट्रस्ट के नाम से मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुछ तो टेररिज्म में भी इंगेज्ड है, लेकिन उनको ट्रेस करने के लिए पूरे ट्रस्ट के प्रोविजंस में चेंज ला दिया गया। पहले ट्रस्ट में यह होता था कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो वो रजिस्ट्रेशन आपका परपेचुअल होता था, अर्थात हमेशा के लिए होता था। परंतु अब इन्होंने बोल दिया कि आपने एक बार चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अप्लाई कर दिया और आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो यह मत सोचिए कि आपको जीवन भर एग्जम्पशंस मिलता रहेगा। लिटरली अब आपको जो नया रजिस्ट्रेशन होगा वो 5 साल के लिए वैलिड होगा। बस 5 साल के बाद आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करिए। लेकिन एक बार जो आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया वो सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड है। फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर हम चेक करेंगे आपकी एक्टिविटीज और फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करेंगे। ये है नया प्रोविजन। पहले हम 12A में अप्लाई करते थे और 12AA में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता था। अब आप 12A में अप्लाई करेंगे और 12AB में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और जो सेक्शन 12AB वाला रजिस्ट्रेशन होगा ना, ये 5 साल के लिए ही वैलिड है। आपका प्रश्न, जो पहले से रजिस्टर्ड है उनका क्या है? तो भैया जो पहले से ही रजिस्टर्ड है ना, उनका रजिस्ट्रेशन भी अब कैंसल्ड। उन्हें एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 36/21। तो
जितनी भी इंडिया की चैरिटेबल ट्रस्ट पहले से ही रजिस्टर्ड है, लाखों लाखों में ये संख्या है, ये सभी चैरिटेबल ट्रस्ट जो पहले से रजिस्टर्ड है और इतने साल से सेक्शन 11-12 का मजा ले रहे थे, इन सारी चैरिटेबल ट्रस्ट को अब 3621 के अंदर अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन या ऐसे बोलो एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन तो होगा 12A में, परंतु अब जो इनको नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो होगा सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड। और सेक्शन 12AB में रजिस्ट्रेशन जो आपको मिलेगा वो सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड है। ये था प्रोविजन रिगार्डिंग ओल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। न्यू चैरिटेबल ट्रस्ट को भी सेक्शन 12A में अप्लाई करना है और उन्हें 12AB में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इन्हें कब तक अप्लाई करना है? तो इन्हें अप्लाई करना है 1 मंथ प्रायर टू प्रीवियस ईयर जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। यानी सपोज आपको प्रीवियस ईयर 22-23 में रजिस्ट्रेशन चाहिए, यू नीड रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा 28/2/22 के अंदर 1 मंथ प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। साल के बीच में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिस ईयर में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, उस ईयर के साल के बीच में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होता। जिस ईयर में रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, उसके 1 महीने पहले एटलीस्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज आप 7/7/22 को अप्लाई करते हो और बोलते हो मुझे रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, तो ऑब्वियसली हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन 22-23 के लिए नहीं होगा। वो रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 8/4/23। आई होप ये क्लियर। एक और इसमें छोटी सी बात आई, ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट नई बनती है ना, ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है। जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है तो हम यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इनसे पूछता है कि आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या है। तो जब सीआईटी या पीसीआईटी इनसे पूछता है आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या है, तो ये बोलते हैं अभी तो हमने चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट किया है, अभी हमारी चैरिटेबल एक्टिविटीज शुरू होगी। हिसाब से ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट को सीआईटी और पीसीआईटी ने पहले रजिस्ट्रेशन डिनाई कर दिया था, परंतु कोर्ट के वर्डिक्ट के कारण, कोर्ट के डिसीजन के कारण सीआईटी और पीसीआईटी को ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन देना पड़ा जो नई बनी है और अभी तक चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू नहीं की है। इस प्रॉब्लम से रिलैक्स पाने के लिए, इस प्रॉब्लम का क्योर ढूंढ के इन्होंने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के चैप्टर में एक और अमेंडमेंट लाया और इन्होंने कहा कि अब यदि कोई नई चैरिटेबल ट्रस्ट लिए अप्लाई करता है, एक तो वह एक्सटेंशन 5 साल वाला और एक वो आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, लेकिन आपको जो रजिस्ट्रेशन देंगे वो होगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। और ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 साल तक वैलिड होगा। ऑब्वियसली 3 साल के अंदर आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट हो ही जाएगी। उसके बाद उसको देखने के बाद हम आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेंगे और उसके बाद आप भी नॉर्मल रजिस्टर्ड यूनिट की तरह ट्रीट होंगे और हर 5 साल में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराते रहिएगा। लेकिन न्यू चैरिटेबल ट्रस्ट को अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा विच शैल बी वैलिड ओनली फॉर 3 years। 3 years की एक्सपायरी के 6 महीने पहले आपको कंफर्मेशन यानी फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कब? सपोज आपने, यहां पे देखिए, आप इसमें फोकस करिए। सपोज आप एक न्यू चैरिटेबल ट्रस्ट है और आपको 22-23 में रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो व्हेन टू अप्लाई, कब तक अप्लाई करना है? आपको पता है 28/2/22 तक अप्लाई करना है। सपोज आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, लेकिन ये कौन सा रजिस्ट्रेशन हुआ? ये रजिस्ट्रेशन हुआ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ये कब तक वैलिड है? ये 22-23 में मिला है, तो 22-23, 23-24 और 24-25 यहां तक वैलिड है।
यानी ये वैलिड है अप टू 31/3/25। तो 31/3/25 के बाद ये खत्म हो जाएगा। यदि आपको इसको कंफर्म करना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो इस डेट से 6 महीने पहले यानी कि 30 सितंबर 24, इस टाइम लिमिट के अंदर आपको फ्रेश एप्लीकेशन करना है कि जो मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसको आप फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। इस टाइम के अंदर आपको अप्लाई करना है। और यदि आपको लगता है कि आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज पहले से शुरू हो गई एंड यू आर इन द पोजीशन टू प्रूव दैट यू आर इंगेज्ड इन चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो जिस दिन आपको लगे मेरी चैरिटेबल एक्टिविटीज कमेंस हो गई है, वहां से 6 महीने के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से या तो जिस दिन आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज स्टार्ट हो वहां से 6 महीने, और या फिर जिस दिन आपका ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वहां से 6 महीने पहले, इस टाइम रेंज के अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज हो गया तो फिर आप रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह ट्रीट होंगे, और रजिस्ट्रेबल चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन से 5 साल के लिए वैलिड है। हर 5 साल के बाद इसको रिन्यू के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप योर पॉइंट क्लियर। सेक्शन 80G5, 234G, 234H, इन सब में अमेंडमेंट आया है। बहुत ज़्यादा वाइटल नहीं है, फिर भी सुन के रखना चाहिए, MCQ में थोड़ा बहुत पूछ सकता है। 80G5 में आपने सेक्शन 80G का नाम सुना है, जिसमें हम लोग डोनेशन देते हैं, डिडक्शंस लेते हैं। 80G में गवर्नमेंट के पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि लोग फर्जी डोनेशन का डिडक्शंस ले लेते हैं, मतलब डोनेशन दिया ही नहीं और डिडक्शंस ले लिया। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए इन्होंने एक क्रॉस रेफरेंस का प्रोविजन डाला, और इन्होंने बोला कि अब से डोनर यदि डोनेशन कुछ देगा 80G5 वाली ऑर्गेनाइजेशन को, तो 80G5 वाले डोनी 2 काम करेंगे। एक, वो डोनर को सर्टिफिकेट देंगे रिगार्डिंग देयर डोनेशन, कि आपने हमें इतना डोनेशन दिया, उसका सर्टिफिकेट। और जितने भी डोनर है उन सब की एक स्टेटमेंट बना के कि किसने कितना डोनेशन दिया, उसका स्टेटमेंट बना के डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे। तो डिपार्टमेंट के पास डोनी के द्वारा ऑलरेडी स्टेटमेंट आ जाएगा कि भैया किस किसने डोनेशन दिया है, और अकॉर्डिंगली वो डोनर को डिडक्शंस मिल जाएगा। आप समझिए, मैंने डोनेशन दिया सपोज क्लीन गंगा फंड में, और क्लीन गंगा फंड ने अपना स्टेटमेंट तैयार किया कि मुझे किन से डोनेशन मिला, उसमें मेरा नाम भी है, मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर भी है। तो क्लीन गंगा फंड ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट भेज दिया कि उनके डोनर्स का नाम क्या है। ऑब्वियसली उस डोनर्स के नाम में मेरा भी नाम है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जब डोनी का स्टेटमेंट आ गया, क्लीन गंगा का स्टेटमेंट आ गया, तो वो अपने आप उसको फिल्टर करके मेरे को 80G का डिडक्शंस दे देंगे ऑटोमेटिक। मेरे 80G में ऑटो अपलोड हो जाएगा। तो डोनी को अब 2 एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे, एक डोनर को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इससे 80G स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ऑटो मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छे डोनर के लिए फायदे की बात है, क्योंकि अच्छे डोनर तो कई बार 80G क्लेम करना भूल जाते हैं। यार किस किस को डोनेशन दिया था याद रहता है, किसी को 2000, किसी को 5000, किसी को 15000, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया हुआ है, तो ध्यान ही नहीं है, क्लेम करना ही भूल गए। परंतु अब उनका वो लिस्ट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जेन्युइन डोनर को फायदा है और बदमाश डोनर, चीट डोनर को नुकसान है। 234G में करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट ये आया कि यदि डोनी ये 2 काम करना भूल जाए, कौन सा 2 काम? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट देना भूल जाए या डोनर को सर्टिफिकेट देना भूल जाए,
तो फिर पर डे 200 रुपए की पेनल्टी लगेगी डोनी के ऊपर, पर डे 200 रुपए की पेनल्टी लगेगी। ये प्रोविजन आया 234G में। और ये प्रोविजन इसलिए इस साल कोई खास वाइटल नहीं है, क्योंकि अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये टाइम लिमिट सेट ही नहीं की है कि डोनी को कब तक डोनर को सर्टिफिकेट देना है और डोनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो स्टेटमेंट कब तक भेजना है। जब आपने टाइम लिमिट ही सेट नहीं की तो डिले कैसे होगा, और जब डिले ही नहीं होगा तो 200 रुपया पर डे कैसे लगेगी लेट फीस। इसलिए 234G का ये प्रोविजन इस साल कोई खास मायने नहीं रखता है। इसमें छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, सेक्शन 234G में ही ऐसा बोल दिया गया कि इफ द इंस्टीट्यूशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 80G5 fails to deliver or fails to delivered a statement to the prescribed income tax authority within the given time limit or fails to furnish a certificate to the donor, then such person may be levied with a penalty ranging between 10,000 to 1 lakh। तो एक तो लेट फीस का प्रोविजन डाला और एक पेनल्टी का प्रोविजन डाला। लेट फीस 200 रुपये पर डे और पेनल्टी 10,000 से 1 लाख। परंतु अभी तक लेट फीस तो तब मालूम पड़ेगी ना जब ड्यू डेट मालूम पड़ेगी, तो अभी तक ड्यू डेट नोटिफाई नहीं किया गया है, इसलिए अभी तक ये सेक्शंस कोई खास वाइटल नहीं है। फिर भी आपके एग्जाम में यदि ऐसे कोई पूछ ले कि 80G5 के नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने यदि टाइम लिमिट के अंदर डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट नहीं भेजा ऑफ द लिस्ट ऑफ डोनर्स तो क्या होगा, तो होगा 200 रुपया पर डे लेट फीस और पेनल्टी फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख। इस रेंज के बीच की पेनल्टी लगेगी। टू बी नोटेड, ये जो 200 पर डे है ये मैंडेटरी है बिकॉज ये लेट फीस है। जब भी 80G5 के डोनी इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो लिस्ट ऑफ डोनर्स का स्टेटमेंट अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो अपलोड के पहले वो 200 रुपया पर डे की लेट फीस देनी पड़ेगी। दूसरा इन्होंने रिलैक्सेशन ये डाला कि कोई भी सूरत पे 200 रुपया पर डे की लेट फीस जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 200 रुपया पर डे की लेट फीस जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एनी हाउ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे वाइटल मानिए, अदरवाइज इस साल इसके ऊपर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की चांस नहीं है।